स्थिति में धरती, गौ, गंगा इत्यादि को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। गाय के बिना मनुष्य का एक पल भी व्यतीत नहीं हो पाता है सही रूप में। हमारे पूर्व वैज्ञानिकों ने, मनीषियों ने चिंतन मनन करके, बहुत शोध करके परंपराएं बनाई, नियम बनाए और उन परंपराओं को, उस विज्ञान को धर्म के साथ जोड़ा ताकि इसी बहाने, इसी के माध्यम से लोग इसे अपनाएं। प्रातः जागने से लेकर विश्राम तक कैसे वे प्रकृति से जुड़े रहे, प्राकृतिक जीवन जिए, सब कुछ, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचे, इसके सशक्त माध्यम के रूप में उन्होंने लोक गीतों की रचना की। गीत मनोरंजन तो होते ही हैं, कई लोगों को सम्मोहित करने में भी सक्षम है। हम लिखकर पढ़े अथवा नहीं, सुनकर याद कर लेते हैं और गुनगुनाते रहते हैं। चाहे किसी भी कर्म में लगे हों, चलते फिरते गुनगुनाते रहते हैं मन में। तो बच्चे के जन्म लेते ही हमारी परंपरा में ऐसा है कि जात कर्म संस्कार किए जाते हैं। उसमें क्या होता है, बच्चा जन्म लेता है तो उसे सर्वप्रथम देशी गाय का ताजा दूध और प्राकृतिक शहद, सोने की चम्मच गाली आदि भाषा में शलाका कहते हैं, तो इसे चटाया जाता है। यह परंपरा बनी। इस तरह की बहुत सी परंपराएं हैं जो आज विलुप्त होने के कगार पर हैं। गौ माता ही है जो इसे पुनर्जीवित करने की प्रेरणा हमें दे सकती है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि विकट परिस्थितियों में भी, दुर्घटनाग्रस्त होकर भी आज मैं खड़ी हूँ गौ माता की कृपा से। उनकी शरण में आने के पश्चात ही मैं बच पाई हूँ। तो आप सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस पुण्य कार्य में लगे हैं, और आपका जीवन तो सार्थक होगा ही, आने वाली पीढ़ी को भी आप मार्गदर्शन दे पाएंगे और उनका भी जीवन बचा पाएंगे, इस सृष्टि को बचा पाएंगे गौ माता के सहयोग से। मूल में गौ माता ही है। अब मनुष्य को सबसे बड़ी आवश्यकता जो होती है जीवन जीने के लिए, भोजन, वस्त्र, आवास, अब शिक्षा तो है, सब कुछ गाय के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। कैसे? हम चाहे कितना भी विकसित हो जाए, लेकिन खाएंगे तो अन्न ही। तो अन्न कहाँ उगाएंगे? मिट्टी में उगाएंगे। कैसे उगाएंगे? वह स्वास्थ्यवर्धक कैसे होगा? एक उदाहरण देती हूँ। कांचीपुरम की भूमि बंजर सी है, बिल्कुल कंकड़ पत्थर और ऐसे ही बलुआही मिट्टी की तरह। तो मैंने देखा कि जहाँ कुछ नहीं उपजता था वहाँ गोबर डाल दिए, गोबर खाद, और वहाँ पर जो पौधे लगाए वो इतनी तीव्र गति से विकसित हुए। पहली बार मैंने देखा कि आज वो साग अपने आप उग गई है, उसे काट कर लाई, उसे बनाकर सबने ग्रहण किया। तो इतना स्वाद अद्भुत, बाजार से जो लाते थे उस साग में, और घर में जो गोबर से उत्पादित साग थी, स्वतः
पर फिर भी वो बनाने के बाद और खुद स्वाद आया उसमें, तो फिर उससे याद करना, तो दूसरे दिन फिर पलट गई। तो इस तरह से बहुत ही तीव्र गति से सब कुछ विकसित होता है, चाहे वह साग हो, सब्जी हो, फल हो, जो भी हो। तो मैंने यह देखा है, ये तो भोजन की बात हो गई, उसमें कोई बाहरी खाद नहीं डालते हैं, गोमूत्र से कीट खदेरे भी बना लेते हैं, और जो भी कीड़े कभी आ ही गए तो छिड़काव कर देने से वे दूर चले जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। तो इस तरह से हम प्राकृतिक खेती करके और स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरी बात, कैसे हम जल संरक्षण कर सकें। तो गौ माता के गोमूत्र आदि में यह क्षमता है कि वह मिट्टी में प्रवेश करके और जल स्तर को ऊंचा उठा सके। यह प्रयोग भी किया है हमारे बच्चों ने। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, बड़े गौरव की बात है कि आज की पीढ़ी भी जागरूक हो रही है और इसमें रुचि ले रही है। अभी जो मीडिया ने संबोधित किया, विचार व्यक्त किए, यह हमारे लिए गौरवपूर्ण है कि नई पीढ़ी जुड़ रही है इससे, इन सब चीजों से। और यही तो भारत के भविष्य है, राष्ट्र के भविष्य यही सब तो है। पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान जो है उनमें जाएगा और फिर वे अपने बच्चों को प्रदान करेंगे। इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी यह कभी ना विलुप्त होने वाला यह ज्ञान हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को अवश्य सदैव बचाए रखेगा। अब कहते हैं कि हमारा देश तो सोने की चिड़िया था। अब सोने की चिड़िया कैसे? तो सोने की चिड़िया का मतलब वह समृद्धि, कितना धन था कि लोग पैसे गिनते नहीं थे। वो सोने के पैसे होते थे ना, सोने, हीरे और चांदी के सिक्के होते थे, तो गिनते नहीं करते थे। हमारे पूर्वज तौलते थे तराजू से, तौल लिए कितने सेब हुए, करने के सेब चलता था, तो इस तरह से जमा करके रखते थे भाई। तो अथाह संपत्ति थी। वो कैसे संपत्ति आई? मिट्टी हमारी जो है, भारत की मिट्टी, यह सोना उगलती है। और यह सोना कैसे उगलती है? गौ माता के माध्यम से। जब तक हमारे जीवन में गाय है, तब तक ही हम बच पाएंगे या शरीर पे बच पाएंगे। अब गाय गोवंश कहने से तात्पर्य है, इसमें सभी बछड़े भी हैं, नंदी भी है। नंदी की एक घटना बताती हूँ, सच्ची घटना, आंखों देखा हाल। हमारे नाना जी के बधान में जहाँ पर गाय रखी है, वहाँ पर एक नंदी था। तो गाय तो बंधी रहती थी, वो पाँव में लगा कर रस्सी। उनकी गायों को कौन बांधे? पहले घर घर में गाय होती थी, बहुत सी गाय होती थी, तो कितने खुट्टे गाड़ करके कितने बांधे। तो खेतों में ऐसे ही दो गायों को के पाँव ऐसे जोड़ करके और लाद में रखा जाता था। तो बहुत सी गायें थी, उसमें नंदी था। नंदी को खुला रखा जाता था। नंदी क्या करता था? गायों के चारों तरफ घूम घूम कर पहरा देता था। एक दिन की बात है कि सुबह लोगों ने देखा कि चारों तरफ कई जगह बाघ के पंजों के निशान हैं। देखा किसी गाय को कुछ नहीं हुआ, और ये जो नंदी था तो पूरा कैसे पूरी लड़ाई की थी उससे, बाघ से, तो सब कुछ चिन्हित था वहां पर, प्रमाण थे। तो वह बाघ से भी लड़कर गायों और गांव वालों की रक्षा की थी, करता था वह। नंदी सभी गायों की रक्षा की नंदी ने, और परिवार की भी रक्षा की, गांव वालों की भी रक्षा की। तो नंदी, अभी कहते हैं ना वो तजराष्ट्रस्य वाला सूत्र याद है ना आप सबको? तो उसमें है ना कि जिस देश में नंदी नहीं होते, उस देश में, उस धरती पर वीर पुरुष उत्पन्न नहीं होते। तो बिल्कुल प्रमाणित होता है, यह कोई कल्पना नहीं है। ऐसे ही एक बच्चा है, छोटा सा, 1 साल का
साल का जो भी हो, पंचगव्य पिए हुए बच्चे, इसके पहले थोड़ा सा और भी, तो पहले जो शहद और ये ताजा घृत चढ़ाया जाता था जन्म लेते ही बच्चे को, तो पंचगव्य विद्यापीठम कांचीपुरम के गुरु जी जो है हम सबके, तो उन्होंने अनुसंधान किया और एक नया प्रयोग किया कि बच्चे के जन्म लेने के साथ ही उसे पंचगव्य का सेवन कराया जाए। और माँ तो पहले से कर ही रही है, गर्भस्थ शिशु जब है तभी से, लेकिन बच्चे के जन्म लेने के साथ पंचगव्य का सेवन कराया। कुछ बूंदे बच्चे को और शेष माँ को, ताजा सब कुछ। तो पंचगव्य बनाने का नियम तो आप सभी जानते ही हैं, ताजा सब कुछ होना चाहिए, सम मात्रा में ही दिया जाता है बच्चों को। तो उस तरह से जो बच्चा पंचगव्य पिया है वह इतना बहादुर है, इतना संवेदनशील है, कुशाग्र बुद्धि है कि मैं क्या करूँ। मैं तो आश्चर्यचकित हो गई कि कैसे इतना संभव हो पाया। वो बड़ा सा चूहा लेकर आया, ऐसे पूंछ पकड़कर ऐसे ऐसे हिला रहा है और ऐसे हंस रहा है, तो डर भी नहीं लगता उसे। और क्या किया, मैं जब भी शाम में दीपक जलाती हूँ तो वो आ जाएगा और आकर के ऐसे प्रणाम करेगा तुरंत। जिधर जिधर जाऊंगी दीपक जलाने तो वो पीछे पीछे जाएगा। वो खाली पाँव ही वो लंबी सी गौशाला, बड़ी सी गौशाला में चला जाता है, दौड़े दौड़े फिर आता है। एक बार की बात है कि अमन माता के मंदिर में मैं दीपक जलाना भूल गई, क्या देर हो गई, तो उधर से आई तो इशारा करता है कि ये ऐसा, मतलब यहाँ मैंने दीपक नहीं दिखाया, संजोग नहीं दिखाया। तो कितना सजग है वो, कितना संवेदनशील है। आ रहा है ये थोड़ा सा जा ये तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गई कि ये बच्चा जो है इतना छोटा, इतना बहादुर कैसे है। रात में भी ऐसे फैलते से यहाँ से वहाँ चला जाएगा, कोई थोड़ा भी डर नहीं लगता इसे। तो जन्म की बात तो हो गई, अब बच्चे थोड़े बड़े हुए। अब हमारी संस्कृति में कैसे गीतों में इसे बांधा गया, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी यह भारतीय संस्कृति, यह परंपरा चलती रहे, इसके लिए मनुष्यों ने जो गीतों का निर्माण किया, रचना की गीतों की। अब बच्चे को खिलाना है तो क्या खिलाना है, कहते हैं कि चंदा मामा आ रहा बारया नदी के किनारे आ, सोने के कटोरी में दूध भात ले लिया, खिलाते हैं। तो दूध भात, अब गाय नहीं तो दूध कहाँ से लाएंगे, और कृषि कार्य नहीं करेंगे तो भात कहाँ से लाएंगे, चावल कहाँ से लाएंगे। तो ये सब गीतों में ऐसे पिरो दिया गया जो हमारे लिए अनिवार्य है, उन सबको गीतों के माध्यम से पिरोया गया। वृक्ष जब रहेंगे तो शुद्ध वायु मिलेगी, वर्षा भी होगी। तो वृक्षों की रक्षा के लिए वो खुद से गीत बनाए। गीतों में सब अधिकांश वृक्षों को जोड़ दिया, पेड़ पौधों को जोड़ दिया। अब तुलसी क्या कहते हैं ना, तुलसी से औषधि बनाएंगे, वो तो ऑक्सीजन ही उत्सर्जित करने वाला पौधा है। तो इसीलिए घर घर में तुलसी की परंपरा है। अब कहते हैं सूर्य भगवान भी तुलसी चबूतरा चढ़ के बोलते हैं कि तुलसी चबूतरा चढ़ मोला की सुरुचमन, तुलसी के हार छठ में आंचल पसारने की बात, पोशाक की भी बात है इसमें। आंचल पसार के गीत, हम केवल जो साड़ी पहने कर तो आंचल रहेगी। और धोती की बात आती है, भारतीय संस्कृति में धोती पोशाक, आंचल पसार भिखिया मांगती कवन दे, हम लेबो तुलसी के हार छठ मयो, हम ही बंधेबो चारों घाट छठ मयो। अब चारों घाट बंधाने की बात है, यह जल प्रबंधन का प्रमाण है। घाट बंधाने की
पूजा की बात हो, छठ पूजा है या फिर विवाह संस्कार हो, विवाह संस्कार में भी स्नान कराने की परंपरा है। तो कहते हैं कि अभी छठ की धुन में छोड़ के गीत आ रहे हैं।